मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन कॉमर्स रीजन चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जो है किस तरीके से जो है आपको बहुत सारे अकाउंट्स को जो है एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, कैपिटल्स में, एक्सपेंसेस में जो है क्लासीफाई करना है। ठीक है, ये हालांकि हमने पहले भी लेक्चर में सीखा है, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पे वापस से इसका रिव्यू देख लेंगे। और उसके बाद जो है किस प्रकार से जो मॉडर्न अप्रोच का क्लासिफिकेशन से उसके बेस पे जब इस एसेट्स के अंदर कुछ चेंजेस होती है, मतलब कि अकाउंट्स के अंदर जो है कोई भी अकाउंट्स के अंदर चेंजेस होगी। चेंजेस क्या होगी, या तो अकाउंट्स इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा या तो फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कुछ भी चेंजेस होगी कोई भी अकाउंट्स के अंदर, तो उस हिसाब से आपको कैसे डेबिट डिसाइड करना है, क्रेडिट डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखने वाले हैं। इन शॉर्ट, increase and decrease in any accounts, so what could be the effects in डेबिट एंड क्रेडिट, वो हम लोग सीखने वाले हैं इस मॉडर्न अप्रोच में। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे कॉमर्स लीजेंड चैनल में, और आइए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अभी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का मॉडर्न अप्रोच। तो इसके अंदर हम लोगों ने 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 और 2.5 ये सब हम लोगों ने पहले के लेक्चर में देखा है। तो आज के लेक्चर में मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंट्स ये देखेंगे। ये तो कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग जो है किस तरीके से अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है आपको एसेट्स दिया गया है एक क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन से लाइबिलिटीज एंड थर्ड क्लासिफिकेशन है कैपिटल। देन नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू एंड गेन्स। फिर उसके बाद जो है एक और क्लासिफिकेशन है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये सारे की सारी चीजें जो है डे टू डे बिजनेस में आते ही हैं। ठीक है, तो जो डे टू डे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम क्लासीफाई करेंगे। अगर जो एसेट्स से रिलेटेड है तो उसको एसेट्स मिलेंगे, लाइबिलिटीज से रिलेटेड है तो लाइबिलिटीज मिलेंगे, कैपिटल से रिलेटेड है तो कैपिटल मिलेंगे, रेवेन्यू एंड गेन से रिलेटेड है तो रेवेन्यू एंड गेन्स मिलेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से रिलेटेड है तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि एसेट्स, एसेट्स में जो है कोई भी मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, गुडविल हो, फर्नीचर हो, इसको हम लोग जो है एसेट्स में क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि इनका लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर होता है। दैट्स वाई इसको हम लोग एसेट्स समझ के, एसेट्स इसको जो है हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में जो है एसेट्स किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, वो सब हम लोगों ने पहले के लेक्चर में देखा है। बट मॉडर्न अप्रोच में थोड़ा सा इसको जो है रिव्यू कर लेते हैं इसका। देन नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि देनगी, मतलब कि आपने किसी से कुछ लिया है, आपने बिजनेस में किसी से कुछ भी लिया है और अभी तक आपने उसको पेड नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि आपने कोई सर्विस लिया या कोई गुड्स लिया बट सामने वाले को अभी तक आपने उसको पे नहीं किया है, सो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर योर बिजनेस। ओके, तो जैसे कि क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर का मतलब ऑलवेज यही होता है कि आपने सामने वाले से कोई प्रोडक्ट उधारी पे खरीदा है या फिर उससे कोई सर्विस आपने ली है उधारी पे लेकिन अभी तक पे नहीं किया। तो ऐसे लोगों को जो है इस प्रकार के, इस प्रकार से जितने लोगों से आप लोगों ने उधारी पे माल खरीदा है बिजनेस ने, उन सभी को जो है हम लोग क्रेडिटर्स के हेडिंग में दिखाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि अभी तक हमने पेड नहीं किया है। ठीक है, पेड करना बाकी है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट में मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था, आज वापस देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब सिंपल है कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपने बैंक से एक लोन की फैसिलिटी लेके रखी है। ठीक है, तो जो है बैंक आपको जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक बैंक आपको जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगी, दैट मीन्स लोन की फैसिलिटी देगी। और फिर जब आपके पास पैसा आएगा तो आप वो पैसा कम जो है आप अपनी बैंक को रिटर्न बैक कर देंगे, है ना। सो दैट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी एक प्रकार का जो है
लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आपका जो जो भी आपको जरूरत पड़ रही है वो पैसा जो है बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ बैंक ओवरड्राफ्ट। देन बैंक लोन, बैंक लोन भी जो है बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह होता है। फर्क इतना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि बैंक के सामने जो है आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी जो है कोई भी चेक इशू करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, पेड हो जाएगा। और बैंक लोन में क्या होता है कि आपको बैंक के पास जो है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है गिरवी रखनी पड़ती है, दैट मीन्स मॉर्गेज रखनी पड़ती है, तब जाके बैंक जो है लोन देती है, ठीक है, लमसम अमाउंट, ठीक है। तो उसे हम लोग बैंक लोन कहते हैं। तो बैंक लोन भी एक प्रकार का आपने अगर जो लेके रखा है तो आज नहीं तो कल आपको बैंक लोन पे करना पड़ेगा। सो इट इज अल्सो लाइबिलिटी, यह भी एक कर्ज है आपके बिजनेस में, दैट्स वाई इसको हम जो है लाइबिलिटी अकाउंट में लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब सिंपल है कि आपने जो है कोई पैसा, कोई खर्चा तो आपने कर दिया है, लेकिन वो खर्चा जो आपने किया है वो अभी तक आपका अनपेड है, ठीक है, आपने अभी तक उसको पेमेंट किया नहीं है। ओके, जैसे कि आपने जो है आपके यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, कंपनी के फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, और अभी तक आपने वर्कर को वेजिस सैलरी दिया नहीं है, वर्कर को अभी तक आपने वेजिस नहीं दिया है। तो जब तक आप वेजिस पे नहीं करते हो वर्कर को, तब तक वो वेजिस जो है आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो वेजेस जो है नॉर्मली क्या होता है कि थ्रू आउट द मंथ वर्कर्स काम करते हैं, उसके हम बाद हम लोग जो है नेक्स्ट मंथ में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हम लोग पे करते हैं, ठीक है। जब तक वो वेजेस हम लोग पे नहीं करेंगे तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। यहाँ पे मैंने वेजेस जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, और भी बहुत सारे वेराइटीज होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल पे, वैसे वैसे हम लोग जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। ओके, तो लाइबिलिटी का मतलब ये समझ लेना कि कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने अभी तक पे नहीं किया है लेकिन आपको पे करना ही है, ठीक है। मतलब कि आपने आपने सामने वाले से कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस लेके रखी है बट आपने अभी तक पे नहीं किया है, वो आपके सर पे एक कर्ज है बिजनेसमैन के, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है लाइबिलिटी की कैटेगरी में लेंगे स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। सिंपल है, जब भी कोई भी बिजनेसमैन अपना खुद के पॉकेट से बिजनेस में पैसा लगाता है, इंट्रोड्यूस करता है या इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल जो है ये इनिशियल स्टेज में भी आता है, या फिर जब भी बिजनेस में पैसे की कमी होती है तब तब बिजनेसमैन जो है अपने घर से पैसा लाता है, अपना खुद का पैसा वो इन्वेस्ट करता है खुद के बिजनेस में। सो इस प्रकार के अमाउंट्स को हम लोग जो है कैपिटल अकाउंट कहते हैं, जैसे कि आदित्य कैपिटल अकाउंट, ठीक है, गिरीश कैपिटल अकाउंट, मेसर्स हरीलाल ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। कभी कभी समझो बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास पैसा है ही नहीं, तो उसने क्या किया, कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी से पैसा उधारी पे मांगा, ठीक है। तो उस हरीलाल ने क्या क्या कहा कि मुझे भी अपने बिजनेस में ले लो, ठीक है, मैं पैसा देता हूँ। तो हरीलाल ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो अब हरीलाल जो है आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया है, तो हरीलाल का बिजनेस, तो आपका बिजनेस हरीलाल का बिजनेस हुआ। तो हरीलाल ने जो है खुद का पैसा खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो इसके लिए जो है हरीलाल ट्रेडर्स अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। सेम ऐसे ही जो है शर्मा ट्रेडर्स अकाउंट है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स का मतलब शॉर्ट में जो है कोई भी अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आप तब क्लासीफाई करोगे जब आपको ये श्योर हो जाए कि भाई सामने वाला जो पर्सन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ये बिजनेस उसका खुद का हो, ठीक है। देन ओनली you classify that particular account in capital account। okay students, then next हम लोग देखते हैं revenue and gains। revenue and gains नाम से ही आपको मालूम पड़ता है कि जहाँ पे इनकम है, फायदा है, उसको हम लोग रेवेन्यू एंड गेन्स में लेना चाहिए। जब भी आपके बिजनेस में आपने कुछ अच्छा काम किया, आपको सामने से कमीशन रिसीव हुआ, दैट मीन्स ये आपका रेवेन्यू है, ये आपका इनकम है, ये आपका गेन है, फायदा है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेवेन्यू एंड गेन्स की में क्लासीफाई करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है आपकी कंपनी ने, और इन्वेस्ट करने के बाद जो है
जिस भी शेयर में आपकी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के शेयर्स में अच्छा प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने डिविडेंड दिया आपकी कंपनी को। सो अगेन आपकी कंपनी के लिए वो इनकम हुआ, रेवेन्यू हुआ, गेन हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है डिविडेंड रिसीव्ड की कैटेगरी में लेके उसको रेवेन्यू अकाउंट्स के में क्लासीफाई करेंगे। देन रेंट रिसीव्ड, आपके बिजनेस में आपने किसी को भाड़े पे अपनी जमीन दी है या फैक्ट्री दी है, सो वो आपको जो है रेंट देता है एवरी मंथ। सो रेंट जो है इट इज ऑल्सो रेवेन्यू, है ना, वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है। तो अगेन उसको आप रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासीफाई करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपकी कंपनी ने सपोज जो है बैंक में इन्वेस्ट किया है या फिर किसी को लोन दे के रखा है, तो जब भी आप कहीं पे भी लोन देते हो तो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। सो इंटरेस्ट अगेन इट इज द रेवेन्यू एंड गेन्स फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो आप जो है अपने बिजनेस के लिए उस इंटरेस्ट अमाउंट को क्लासीफाई करेंगे रेवेन्यू एंड गेन्स के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप जब बिजनेस करेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस भी होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। सो उन सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के जो अकाउंट्स होंगे उसको हम लोग जो है एक्सपेंसेस लॉसेस की कैटेगरी में रखना है। वेजेस अकाउंट, ठीक है, ये आपका खर्चा है। जब ऑडिटर आएगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए तो आपको फीस देनी होगी। सो अगेन इट इज एक्सपेंसेस फॉर योर बिजनेस। लॉस बाय फायर, सपोज जो है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन आपके फैक्ट्री में कहीं पे किसी मशीन में आग लग गया, सो वो आपका लॉस हो गया। सो इसे भी जो है आप क्लासीफाई करेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस की कैटेगरी में। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। सो जो है ऑफिस में लिखा पढ़ी करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमको प्रिंटिंग करना पड़ता है बहुत सारे रिपोर्ट्स को, ठीक है, लिखना पड़ता है। तो उसको हम लोग जो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कैटेगरी में जो है लेके क्लासीफाई करेंगे एक्सपेंसेस लॉसेस के अंडर, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, गेन्स एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको जो है समझ के लेना है आपको, अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स टाइप्स के एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल ये सब है, ये आपको याद नहीं करना है, खाली आपको समझ के लेना है, ठीक है। मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट जो आपके बुक्स में इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आपको जो है कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो निकल जाएगा आपके दिमाग से। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने यहाँ पे आपको रखा है। ये गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। ये आपको सीए फाइनल आपके पूरे लाइफ में आपके साथ रहेगा, ठीक है। सो देखते हैं इसका क्या काम है आज की इस लेक्चर में। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टू फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन दिस अकाउंट्स, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बताना है कि ये जो एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये हमने क्लासिफिकेशन देखा अकाउंट्स का, ये क्लासिफिकेशन के बेस पे ही हम लोग बुक कीपिंग के अंदर जो है अकाउंट्स राइटिंग करने वाले हैं, बुक कीपिंग करने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हम लोग देखते हैं टू फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलोड टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन दिस अकाउंट्स। अभी ये सारे जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है इसके अंदर कुछ 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 चेंजेस होती है, ठीक है। तो चेंजेस जब होती है तो उसके हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट को डिसाइड करेंगे। तो कैसे डिसाइड करना है वो हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी कोई चेंजेस होती है आपके एसेट्स में, एक्सपेंसेस में, लॉसेस में, तो आपको जो है ये जो गोल्डन रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट का, इसको फॉलो करके जो है कैसे इफेक्ट आपको डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करना है वो हम लोग देखेंगे। सो नंबर 1, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने आपने अपने बिजनेस के अंदर जो है एक अच्छा सा मस्त जो है मर्सिडीज कार लेके आए आप, ठीक है। सो ये जो कार है ये आपके बिजनेस के लिए एसेट्स है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है मोर देन 1 ईयर है, ठीक है। और वो आपके लिए बिजनेस के लिए एसेट्स हो गया। और दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हो, टच कर सकते हो, सो इट इज अ टेंजिबल एसेट्स। सो
जब आपके बिजनेस के अंदर एक मर्सिडीज कार आती है तो जो है एसेट्स आया आपके बिजनेस में, एसेट्स आया तो ओवरऑल कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स है, ठीक है, वो एसेट्स में इंक्रीमेंट होगा। सपोज आपके पास ऑलरेडी जो है 20-25 लाख का एसेट्स था, अभी एक और आपने मर्सिडीज कार खरीदी, सो मर्सिडीज कार जो है इट इज अ एसेट्स फॉर योर कंपनी, राइट। तो क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स। जब इंक्रीज इन एसेट्स होता है तो हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, प्लस होगा आपके बिजनेस में। और वैसे भी यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि जो एसेट से आपके बिजनेस में आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, आगे इसी में लिखा हुआ है कि एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। सपोज मर्सिडीज कार लेके आपको जो है 7-8 साल हो गए, अब वो कार जो है खराब हो गई है, काम की नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको भंगार में निकाल देंगे, बेच देंगे, भंगार हो गई है, स्क्रैप हो गई है। तो जब वो कार स्क्रैप हो गई है तो आप फिजिकली क्या करेंगे, उसको भंगार वाले को, कबाड़ी वाले को बुला के जो है दे देंगे। तो इस तरीके से बिजनेस से कार तो चली गई, लेकिन जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख के रखा है कि आपने जो है 1 करोड़ की मर्सिडीज कार खरीदी थी, अब उस बुक्स में से भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कार तो सचमुच में बिजनेस में से चली गई है। तो ये क्या लिखा है, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड, मतलब कि अब आपके बिजनेस में से एसेट्स निकल गया, मतलब एसेट्स रिड्यूस हो गया है। तो डिक्रीज इन एसेट्स, इसको एसेट्स में से डिक्रीज कर देंगे उस कार को, मतलब उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और गोल्डन रूल्स क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या गोज आउट हुआ है, मर्सिडीज कार निकल गई है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स नंबर 1 में जो ए दिया है आपको, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड, ठीक है। मेरा कहना आपको स्टूडेंट्स ऐसा है कि इंक्रीज डिक्रीज के तो समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है आपको कभी भी तो हमेशा गोल्डन रूल्स याद रखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। whatever comes in your business that should be debited, whatever means whatever assets, okay, ठीक है, एंड whatever assets is goes out, ठीक है, जब भी एसेट्स आपके बिजनेस से निकल जाता है तो उसको हमेशा क्रेडिट करो। ये प्रिंसिपल हमेशा आप अपने दिमाग में रखो स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर 2, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस इज क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या होता है, सपोज एक दिन जो है आपने अपने बिजनेस के अंदर जो है, बिजनेस जब आप करते हैं तो जो है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में आता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट आप जो है पार्टी के कस्टमर के घर पे डिलीवरी करोगे, तो जब उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, तो आपका खर्चा बढ़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, जो भी आपका एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस है उसमें बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट होगा। तो जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। जब भी एक्सपेंसेस आपका बढ़ता है तो उसको हमें डेबिट साइड में लिखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों डेबिट साइड लिखना है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो, क्योंकि हमारा गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, ठीक है। और ये इसी तरीके से यहाँ पे लॉसेस भी के बारे में भी बोल रहा है कि लॉसेस जब भी बिजनेस में होगा तो उसको डेबिट करना है, ठीक है। लॉसेस जैसे कि आपके बिजनेस में आपने आपको किसी से 5,000 रुपये लेने का था, बट वो व्यक्ति जो है, जो इंडिविजुअल है जिसको आपने 5,000 का गुड्स बेचा था, वो आदमी जो है एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब आप उससे 5,000 रुपये मांगने के लिए ऊपर तो नहीं जा सकते हो, ठीक है, तो आपका बैड डेब्स हो गया, पैसा मिलने वाला नहीं है आपको, सो लॉस हो गया। सो लॉस जो है, इस प्रकार का जो लॉस होता है उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में ही लिखेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और इंक्रीज इन लॉसेस इट शुड बी डेबिटेड। क्यों डेबिट करेंगे, गोल्डन रूल्स कह रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। सो जो भी लॉसेस है जो भी लॉस, जब भी लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट होता है तो उसके यहाँ पे लिखो। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान में रखना, ठीक इसका जो उल्टा होगा, अगर जो डिक्रीज इन लॉसेस होगा या डिक्रीज इन एक्सपेंसेस होगा तो उसको हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्यों भाई क्रेडिट करेंगे,
क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, डिक्रीज ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर जो किसी कारण से आपका एक्सपेंसेस जो है कम हो जाता है तो आपका फायदा है। अगर जो किसी कारण से सपोज वो 5,000 रुपया जो व्यक्ति से आपको लेने का था, वो पर्सन एक्सपायर हो गया, नहीं मिल रहा है, बाद में उसके जो है घर वालों ने आके खुशी खुशी आपको पैसा वापस कर दिया, ठीक है, तो आपका फायदा हो गया ना स्टूडेंट। तो आपके बिजनेस का फायदा हो गया, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड गेन्स समझ के उसको वापस से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, जो पहले हम लोग ने लॉस समझ के डेबिट किया था। ओके, सो ये सारी चीजें जब मैं आपको ट्रांजेक्शन समझाऊंगा आपको, तो आपको बहुत बारीकी से अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, अभी तो फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट करो कि क्यों किसी भी अकाउंट्स को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। वो भी नहीं समझ में आता है, कंफ्यूज हो तो आप होते हो, तो हमेशा ये जो मैंने आपको यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब मैंने लिखा के रखा है। इसको हमेशा ध्यान में रखो, आपसे कभी भी कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होने वाली नहीं है, आपका 100% आंसर जो है परफेक्ट आएगा। ओके, देन फर्स्ट हो गया ये। सेकंड, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स, रेवेन्यूज एंड गेन्स, ये क्या कह रहा है कि जब भी लाइबिलिटी में कोई चेंजेस होती है, मतलब इन सारे अकाउंट्स में चेंजेस होगी, प्लस माइनस होगा, जब भी रेवेन्यू आइटम्स, सॉरी रेवेन्यू एंड गेन्स में जब भी चेंजेस होगी, तो आपको डेबिट, तो आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज का इफेक्ट कैसे लेना है। ओके, तो देखते हैं अभी हम लोग। सी, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज इज डेबिटेड। मतलब क्या, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। देखो मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे आएंगे। आप बोलेंगे सर हम लोग लाइबिलिटी के लिए पर्सनल अकाउंट में क्यों आएंगे। अरे भैया, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पैसा अपने को देना था बट अभी तक अपन ने दिया नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको जो है किसी को पैसा देने का था बट आपने दिया नहीं, तो इट इज अ लाइबिलिटी। अब लेना देना किसके साथ होगा, इंडिविजुअल पर्सन के साथ होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन के साथ होगा, नेचुरल पर्सन के साथ होगा। तो ये सारे पर्सन कौन होते हैं, रिसीवर और गिवर होते हैं। रिसीवर और गिवर कहाँ पे आता है भैया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। यहाँ पे तो आना जाना लगा रहेगा, यहाँ पे तो खर्चा और इनकम और लॉसेस जैसी चीजें हैं, ठीक है। तो लेन देन की बात कौन से अकाउंट्स में होती है, पर्सनल अकाउंट्स में होती है। इसलिए जो है लाइबिलिटी की जब बात होगी तो हम जो है पर्सनल अकाउंट्स के बारे में देखेंगे, पर्सनल अकाउंट्स की तरफ। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज इज डेबिटेड। सपोज आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है, आप जो कंपनी चला रहे हैं उसके अंदर जो है आपने ऑलरेडी 1 लाख का लोन लेके रखा है। आपको कोई अच्छा सा मस्त फर्स्ट क्लास ऑर्डर मिला, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और पैसे की जरूरत पड़ी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो आपने जो है 2 लाख का और लोन ले लिया, मतलब आपने टोटल 3 लाख का लोन हो गया। मतलब आपका लाइबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। सो आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, यहाँ पे देखिए इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, तो आपको उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। आप बोलेंगे सर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट क्यों करेंगे। देखो भैया, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स का रूल कहता है कि क्रेडिट द गिवर, मतलब आपने ऑलरेडी 1 लाख रुपया बैंक ऑफ इंडिया से सपोज लोन लेके रखा था, अभी आपने जो है और 2 लाख रुपया किसी न किसी बैंक से लेके रखा है, तो वो बैंक का नाम तो आप अपने बुक्स में लिखोगे ना, लेकिन कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्यों, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि वो बैंक जो है गिवर है, रिसीवर नहीं है, ठीक है। बैंक क्या है, गिवर है, तो हम यहाँ पे गिवर का नाम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसलिए कि क्योंकि हमारा जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिटेड, इसका मतलब क्या हो गया, समझो एक दिन आपका बिजनेस में फर्स्ट क्लास आपको सेल हो गया, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। पैसा आ गया तो आपने सोचा कि चलो भाई 1 लाख का लोन, टोटल 3 लाख का लोन है, 3 लाख में से 1 लाख का लोन मैं वापस कर देता हूँ। तो जब आपका लोन कम होगा, ठीक है, लाइबिलिटी कम होगी, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मतलब प्लस कर देंगे, ठीक है।
तो माइनस में से प्लस निकल जाएगा, 3 लाख माइनस था, अभी 1 लाख प्लस हो गया, तो डिक्रीज होगा लायबिलिटी आपका। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। जब आपने लोन लिया था बैंक ऑफ इंडिया से, तो बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट था, उसको क्रेडिट किया। ठीक है, अब आप बैंक ऑफ इंडिया को वापस से लोन रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा है, तो बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर हुआ। ठीक है, तो जो है डेबिट द रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया रिसीव करेगा पैसा, तो डेबिट करेंगे। और डेबिट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये वाला पॉइंट्स भी क्लियर हो गया है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ओके, चलो आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। इंक्रीज in capital is credited and decrease in capital is debited। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। जब भी कोई बिजनेसमैन अपना खुद का पॉकेट का पैसा बिजनेस में लगाता है, तो जो कंपनी है उसके पास जो है पैसा तो आ गया, लेकिन वो पैसा जो है आज नहीं तो कल कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बैक करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल जब भी आता है तो एक तरीके से लाइबिलिटी ही है ना वो। ठीक है, एक तरीके से वो लाइबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, मतलब कि आपका पेबल अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन कैपिटल जब भी होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, और एंड डिक्रीज इन कैपिटल, और जब भी कैपिटल हमारा डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो जब भी कैपिटल डिक्रीज होता है, ठीक है, तो उसको डेबिट करेंगे। ओके, सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी बिजनेसमैन ने अपने खुद का पैसा बिजनेस में लाया, तो एक तरीके से बिजनेस जो भी कंपनी है उसको पैसा रिटर्न करना है। जब तक वो पैसा रिटर्न नहीं करेगी तब तक उसके पास वो पैसा एज अ माइनस करके पड़ा रहेगा। ठीक है, नेगेटिव अमाउंट पड़ा रहेगा, तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जब भी वो पैसा वापस करेगी तो उसको जो है डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, इंक्रीज इन कैपिटल। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा यहाँ पे कि रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन लायबिलिटीज इन कैपिटल। मतलब कि ये सारे जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, इसमें जब भी चेंजेस होती है तो चेंजेस के आधार पे हम लोग कैसे उसको डेबिट डिसाइड करेंगे, क्रेडिट डिसाइड करेंगे, ये हमने यहाँ पे देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करके। सो ये मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करके कैसे करना है आपको देखते हैं अभी हम लोग फटाफट। तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग ट्रांजैक्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद टू इफेक्ट्स देखेंगे, देन अकाउंट्स उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कैटेगरी, रूल्स अप्लाइड, अकाउंट्स टू बी डेबिट एंड क्रेडिट। तो पहला ट्रांजैक्शंस है, ये मेरा अपना टेबल आ गया, ये टेबल ध्यान में रखना, ये आपको हर लेक्चर में मैं रखूंगा साइड में, ताकि आपको आसानी से अकाउंट समझ में आए। पहला जो है, संजय कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। ओके, संजय ने चालू किया अपना बिजनेस खुद का कैश लगा के ₹70,000। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले तो ये मालूम पड़ा कि कैश आ गया है बिजनेस के अंदर। ठीक है, दूसरा आपको ये मालूम पड़ा कि जब कैश आया है तो ये कैश देने वाला व्यक्ति कौन है, खुद प्रोप्राइटर है। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट्स आपको मालूम पड़ गया है। ओके, सो प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, और कोई चीज आपको नहीं मालूम पड़ेगी इसके दो चीज के अलावा। ठीक है, ओके, इतना ही दिमाग लगाना। सो आगे देखते हैं हम लोग अकाउंट्स इन्वॉल्व। अभी इसके अंदर अकाउंट्स क्या क्या इन्वॉल्व है, अभी कैश आया बिजनेस में, दैट मीन कैश इन्वॉल्व है ये इस ट्रांजेक्शन्स में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट्स। देन सेकंड क्या है, बिजनेस में कैपिटल आया है, मतलब कि प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया है तो कैपिटल आया बिजनेस में। सो सेकंड आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई कैपिटल आ चुका है। ठीक है, कैश अकाउंट्स की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, बोलो। यस,
कैश अकाउंट्स की कैटेगरी जो है एसेट्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कैश है टेंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, सो एसेट्स अकाउंट्स है। देन सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है ये, इसकी कैटेगरी जो है कैपिटल अकाउंट है। क्यों भाई कैपिटल अकाउंट कैटेगरी जो है ये बिजनेसमैन के पैसे को हम लोग कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में ले रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो पैसा जब तक वो लेके नहीं जाएगा तब तक वो पैसा जो है उसके बिजनेस में उसकी खुद की उधारी होगी, है ना। सपोज मिस्टर एक्स वाई जेड ने एक कंपनी बनाई, राधे श्याम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसने जो है ये 70,000 रुपया उस कंपनी में डाल दी, ये संजय ने, ठीक है, उस कंपनी में, अपनी खुद की कंपनी में। तो जब तक संजय 70,000 रुपया लेके नहीं जाएगा उस राधे श्याम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से, तब तक ये 70,000 रुपया जो है कंपनी को जो है देनगी बाकी रहेगी, मतलब कंपनी में लाइबिलिटी रहेगी। वो आज नहीं तो कल वो पैसा जो है संजय को कंपनी वापस करेगी करेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज अ कैपिटल अकाउंट्स। ओके, अच्छा अभी एसेट्स जो है ये कौन से अकाउंट्स में आना चाहिए स्टूडेंट्स? ये जो है इंक्रीज इन एसेट्स हुआ। क्यों भाई इंक्रीज इन एसेट्स हुआ? कंपनी के पास जो भी पैसा था पहले, उसके अंदर कैश ऐड हो जाएगा, मतलब कि एसेट्स बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स हो गया। देन सेकेंड वन, इंक्रीज इन कैपिटल। अच्छा, अगर जो बिजनेस के पास कुछ भी पहले से इस संजय ने पैसा लगा के रखा था, तो उसी के अंदर ये 70,000 भी ऐड होगा, ठीक है। समझो संजय ने ऑलरेडी जो है 50,000 रुपया कंपनी में लगा के रखा था, इन्वेस्टमेंट किया था। अभी उसने 70,000 और किया, तो टोटल जो है 1,20,000 हो गया, ठीक है। दैट मीन्स इंक्रीज हुआ ना उसका लाइबिलिटी, इंक्रीज हुआ उसका कैपिटल। कैपिटल को लाइबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पर्सनल अकाउंट्स को रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर ऑफ दिस 70,000? मिस्टर संजय। संजय इज अ गिवर, ठीक है। मतलब संजय को हम क्या करेंगे, संजय इज अ गिवर, तो ये इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। सी, कैश जो है मेरा बिजनेस में बढ़ गया, ठीक है। देखो, इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा डेबिट के लिए। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, मेरा जो बिजनेस में पैसा आया है, संजय के बिजनेस में जो 70,000 आया है, वो क्या है, एक तरीके से उधारी पे पैसा आया है, संजय का खुद का इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल हुआ। क्यों भाई कैपिटल हुआ? क्योंकि हमारा गोल्डन रूल्स कहता है क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संजय कैपिटल, ठीक है, क्योंकि संजय इज अ गिवर। ओके, सो फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अनमोल। अच्छा, अभी जो हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस की जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री हमने भाड़े पे लेके रखी है, ठीक है, जगह हमारा भाड़े पे है। अब भाड़े की जगह पे हम फैक्ट्री लगा के रखेंगे तो हमको भाड़ा तो देना पड़ेगा, रेंट तो देना पड़ेगा। तो हमने रेंट दिया 5,000 रुपया अनमोल को, लैंडलॉर्ड को दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दो तरीके की चीजें मालूम होनी चाहिए। टू एस्पेक्ट्स है इसके अंदर। कौन कौन सा टू एस्पेक्ट्स है? पहला जो है रेंट इज एन एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली आपने रेंट दिया है, मतलब आपका पैसा खर्च हुआ, सो रेंट क्या है, एक्सपेंसेस हो गया स्टूडेंट्स। देन सेकेंड, कैश गोज आउट। ओके, अब देखो, जब आप रेंट दोगे कैश में तो कैश आपका कम होगा, बरोबर। तो ये दो एस्पेक्ट्स आपको मिल गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व, तो यहाँ पे एक तो रेंट का अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, और दूसरा हमारा जो है कैश अकाउंट्स इन्वॉल्व है। रेंट अकाउंट क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि इट इज अ एक्सपेंसेस। कौन सा टाइप का एक्सपेंसेस है? भाड़े का, रेंट का आपने पेड किया है। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट्स यहाँ पे जो है कम होने वाला है, कैश आपने पेड कर दिया, दैट्स मीन्स कैश आपका कम हो गया, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे कैश अकाउंट्स लिखा। अभी इसको हम लोग कैटेगरी वाइज लिखेंगे। कैटेगरी वाइज में ये क्या करता है, रेंट जो है एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएगा, और जो एसेट्स, कैश जो है एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है।
क्योंकि एसेट्स आपका कम हुआ है, कैश आपके बिजनेस से गया, तो आपका जो टोटल कैश का एसेट्स था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं आगे। रूल्स अप्लाइड, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। अभी मैंने रेंट दिया तो मेरा पास जो टोटल मैंने रेंट जो भी दिया होगा उसके अंदर ये 5,000 भी ऐड होगा, तो मेरा रेंट जो है, एक्सपेंसेस जो है वो मेरा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। ओके, अच्छा दूसरा क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स। देखो मेरा एसेट्स क्यों डिक्रीज होगा, समझो मेरे पास 1 लाख रुपया कैश था, उसमें से मैंने 5,000 रुपया अनमोल को दे दिया टुवर्ड्स रेंट, तो मेरा जो एसेट्स था कैश का वो डिक्रीज हुआ कि नहीं। ठीक है, अच्छा तो ये समझा आपको। अकाउंट्स टू बी डेबिट, अभी रेंट क्या है, रेंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ। क्यों भाई रेंट को डेबिट कर रहे हो, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। ओके, दैट्स व्हाई मैं रेंट को डेबिट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, सो मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं रेंट को डेबिट किया यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कैश। कैश मेरा क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट डिक्रीज इन एसेट्स। ओके, सो ये रूल अप्लाई करो, ये रूल अप्लाई करो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, आपको जैसा जमता है वैसा आप करो, बट मैं रेकमेंड करूंगा ऑलवेज गोल्डन रूल्स। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमेशा गोल्डन रूल्स के सहारे इंक्रीज एंड डिक्रीज भी डिसाइड करो, क्योंकि इस गोल्डन रूल से जाओगे तो आपका मिस्टेक होने का चांसेस 0% होगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉवल कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। हमको ऑफिस के लिए कुछ खर्चा करना था, इसके लिए हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया। ठीक है, तो इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स है, एक तो कैश कम्स इन और दूसरा क्या है, बैंक इज ए गिवर। ठीक है, हमने कैश कहाँ से निकाला भाई, बैंक से निकाला, तो बैंक में मेरे पास समझो 50,000 रुपया था, अब बैंक से मैंने 10,000 रुपया कैश विड्रॉ किया, तो बैंक इज अ गिवर। ठीक है, बैंक गिवर है तभी तो मैंने रिसीव किया ना। सो एक एस्पेक्ट मैंने लिखा बैंक इज ए गिवर, पहला एस्पेक्ट मैंने क्या लिखा, कैश कम्स इन। सो बैंक से कैश निकला तो मेरे वो कैश जो है मेरे बिजनेस में ऐड होगा। ठीक है, मेरे बिजनेस में समझो जो भी कैश होगा उसी कैश में वो कैश भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो कैश कम्स इन इन योर बिजनेस। तो ये टू एस्पेक्ट समझ में आया आपको। आगे का एस्पेक्ट क्या कहता है, आगे आपको कह रहा है कि एक तो कैश कम्स इन मतलब कि यहाँ पे कैश अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा जो है बैंक इज अ गिवर मतलब कि बैंक का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी, अभी कैश कौन से कैटेगरी में आएगा, एसेट्स की कैटेगरी में आएगा, और बैंक कौन से कैटेगरी के अंदर आना चाहिए स्टूडेंट्स, बोलो बोलो। बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके ऊपर हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, और बैंक क्या है, गिवर है। तो लेन देन की बात कहाँ होती है, पर्सनल अकाउंट्स में होती है। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, बैंक। सो यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट्स जो है, एसेट्स अकाउंट्स यहाँ पे आपको दिया गया है। तो बैंक के अंदर जो आपका एसेट्स था, कैश जो था, वो आपका कम हुआ है। ठीक है, सो ये कैटेगरी हमने रखा है। देन आगे हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन एसेट्स। कैश आपके बिजनेस में आया तो आपके पास जो भी कैश था उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, अच्छा देन सेकेंड वन क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स। जो बैंक में कैश पड़ा हुआ था, पैसा जो पड़ा हुआ था वहां से निकल गया, तो डिक्रीज इन एसेट्स हो गया। ओके, देन क्या डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट्स को यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अभी ध्यान से सुनो, बैंक अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि बैंक जो है क्रेडिट, बैंक से हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्रेडिट व्हाट गोज आउट करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹4,200। ठीक है, हमने वाइफ का मोबाइल उस जो है 4,200 रुपया पेड किया।
ये क्या है, ये एक प्रकार का पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस है मतलब क्या होगा, ड्राइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। ड्राइंग क्या है, इज द, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है कि पर्सनल बेनिफिट जिसका कि बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है। सो इसके लिए हमने एक इफेक्ट यहाँ पे लिखा, ड्राइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या लिखा, अभी मोबाइल का बिल हमने पेड किया मतलब कि कैश आपका कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि कैश में दिया होगा 4200 रुपया। सो एक इफेक्ट यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो है आपका ड्राइंग अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा जो है कैश अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। सो ड्राइंग जो है ये जब बिजनेसमैन खुद का पैसा लेके आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, बरोबर। अब बिजनेसमैन ने खुद का पैसा ले लिया वापस से, ठीक है, मतलब कि 4200 रुपया उसने वाइफ का मोबाइल के लिए लिया, तो 4200 रुपया उसका खुद का ही हो गया बिजनेसमैन का एक तरीके से। तो हम कैपिटल अकाउंट्स में ही उसको, ड्राइंग को जो है कैपिटल अकाउंट में ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है आपका कैश का बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए जो है कैश जो है एसेट्स अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो, डिक्रीज इन कैपिटल, मतलब कि अगर जो बिजनेसमैन ने सपोज 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया था, तो 1 लाख में से 4200 रुपया उसने खुद के यूज के लिए बाद में ले लिया। तो एक तरीके से जब उसने कैपिटल लाया था 1 लाख रुपए का, तो उसको हमने क्या किया था, उसको हम लोग ने क्या किया था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी किया था। अब 4200 रुपया खुद के लिए लेके जा रहा है तो हमारा लाइबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट कर देंगे, ठीक है। 1 लाख में से 4200 रुपया तो वो खुद का लेके चला गया, तो बाकी का बैलेंस जो है वही अभी बिजनेस को जो है प्रोप्राइटर को देना है, ठीक है। तो डिक्रीज इन कैपिटल हो गया, ओके। अच्छा, दूसरा जो है क्या यहाँ पे दिया गया है, डिक्रीज इन एसेट्स। जो 4200 रुपया पेड करेंगे तो आपका जो कैश बैलेंस होगा या बैंक से पे करेंगे, यहाँ पे कैश दिया है तो कैश से में आप पे करेंगे तो आपका एसेट डिक्रीज होगा। सो ड्राइंग अकाउंट क्या होना चाहिए, ड्राइंग अकाउंट्स को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। क्यों भाई ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। गोल्डन रूल्स क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर ऑफ 4200, ठीक है, मतलब उसके अपने फैमिली के लिए लिया, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, और गोल्डन रूल्स जो है सेकंड वाला इफेक्ट जो है वो कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। अभी दो और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000, 13,000 का गुड्स परचेज किया सुनील से, ठीक है। सो इसके अंदर परचेज क्या है, ये आपका खर्चा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है सुनील इज द गिवर, सुनील कौन है, सुनील जो है वो गिवर है, तभी तो आपने परचेज किया वो गुड्स, ठीक है। तो परचेज अकाउंट्स को आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट्स एक इन्वॉल्व है इसके अंदर और दूसरा जो है सुनील अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। सुनील को अभी तक आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो सुनील का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा आपको। देन कैटेगरी, परचेस जो है एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा और जो सुनील है ये लाइबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि आपने 13,000 रुपये उसको पे कर दिया है करके, तो 13,000 रुपये उसको पे करना है किसको, सुनील को। सो इट इज अ लाइबिलिटी, कर्जा है आपके बिजनेस में वो 13,000 रुपया, दैट्स वाई इसको हमने लाइबिलिटी अकाउंट्स में लिया, ओके। सो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है और जो है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो हम लोग डेबिट क्या करेंगे, परचेज अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से इसको डेबिट करेंगे। और जो है इंक्रीज इन लाइबिलिटी आपको दिया गया है तो सुनील का जो अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सुनील इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिसको पैसा देने का बाकी है बट दिया नहीं है आपने, ओके। तो सुनील अकाउंट्स, ओके, सुनील अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, एक लास्ट वन है यहाँ पे, रिसीव्ड कमीशन ₹4,200, आपको बिजनेस करते करते आपको बिजनेस में कमीशन मिला 4,200 रुपया।
सो कैश कम इनटू योर बिजनेस, ओके। तो और दूसरा क्या है, कमीशन जो है ये आपके बिजनेस में आया है एज अ इनकम बन के, ठीक है। सो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश में आपको 4,500 मिला, मतलब कि आपका कैश का बैलेंस बढ़ेगा। दूसरा जो है आपका कमीशन जो है ये आपका इनकम है, ठीक है। सो कैटेगरी में हम क्या लिखेंगे, कैश जो है ये एसेट्स है क्योंकि उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इट इज़ अ टेंजिबल एसेट्स। और कमीशन क्या है, कमीशन जो है ये आपका जो है इनकम और गेन्स हो गया, ठीक है। सो इंक्रीज इन एसेट्स, पैसा मिला तो एसेट्स आपका जो कैश बैलेंस है वो बढ़ गया आपका, ठीक है। और जो कमीशन है ये क्या है, रेवेन्यू हो गया आपका, फायदा हुआ ना, आपको कमीशन मिला तो इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो इस तरीके से डेबिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट्स हमारा बढ़ गया, कैश का बैलेंस, इसके लिए हमने कैश अकाउंट्स को डेबिट किया। और अकाउंट्स टू बी क्रेडिट, ठीक है, अकाउंट्स टू बी क्रेडिट में हम कमीशन अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर मॉडर्न अप्रोच का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल, और बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखते रहिए कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने मॉडर्न अप्रोच सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है चेंजेस इन एनी अकाउंट्स वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी चेंजेस होती है अकाउंट्स में तो किस हिसाब से जो है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ को जो है डेबिट एंड क्रेडिट के साथ को रिलेट करके आपको बुक कीपिंग्स में लिखना है, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और स्टूडेंट्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अब हम लोग जो है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आप लोग इन सभी प्लेटफॉर्म पे कॉमर्स लीजेंड चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपको जो है आपके एकेडमिक करियर से रिलेटेड जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके और जिसका आपको लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके आपके करियर को जो है ग्रोथ करने के लिए। तो बने रहिए कॉमर्स लीजेंड चैनल पे और देखते रहिए कॉमर्स लीजेंड चैनल।